प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि आवेश की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, मात्रक है जिनमें आवेश को मापा जाता है। आज हम थोड़ा सा उसी को पुनः वहीं से स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा आगे चलेंगे और आवेशन की विधियां देखेंगे और आवेश के परमाणु मॉडल को एक बार मैं फिर से यहाँ पे आप सबके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम है। कूलाम, इसको C से भी दिखाते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर C है। अन्य मात्रक जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रयोग होते हैं, उनमें है माइक्रो कूलाम, 10⁻⁻6 कूलाम, और पीको कूलाम, 10⁻⁻12 कूलाम। नैनो कूलाम का भी प्रयोग होता है, 10⁻⁻9 कूलाम, और फेम्टो कूलाम का इसमें ज़्यादा प्रयोग होता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो FC 10⁻⁻15 कूलाम। ये आवेश की मात्रक है। मैं जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो ये मात्रक हैं आवेश के, ये छोटे इसलिए हैं क्योंकि एक कूलाम एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो मैं समझता हूँ आगे भी आपकी समझ में फिर से आएगा किसी प्रकरण में। तो अब इसको, कल हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, वो की थी आवेश का परमाणुवीय मॉडल कि परमाणु, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम उसको उसके जो सबसे सूक्ष्म मॉडल है उसकी ओर हमें जाना होता है। तो मैं उसी की ओर आपको ले जाऊंगा। परमाणु सबसे छोटी इकाई है द्रव्य की जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। परमाणु में मुख्य रूप से 3 कण मैंने बताए थे कल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म आयतन है। और जो परमाणु का जो ज़्यादातर भाग है वो उसमें इलेक्ट्रॉन, जो जिन्हें ऋण आवेशित कण हैं, ऋण आवेशित कण कहते हैं, वो घूमते हैं इसके चारों। ये रदरफोर्ड का मॉडल आपने पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार से ये हर इलेक्ट्रॉन पर -e आवेश होता है और हर प्रोटॉन पर आवेश को, क्योंकि Q से दिखाया जाता है, हर प्रोटॉन पर +e आवेश होता है। यहाँ E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार से इस पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये मान लो जैसे कि इस पर्टिकुलर एटम में मैंने 4-5 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, तो इसमें 5 ही प्रोटॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी 5 होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने इसमें दिखाई है 5। तो प्रोटॉन्स की संख्या भी होगी 5। और न्यूट्रॉन की संख्या मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 न्यूट्रॉन है या 5 ही न्यूट्रॉन मान लेते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या भी 5। आमतौर पर न्यूट्रॉन की संख्या या तो प्रोटॉनों के से ज़्यादा होती है, बराबर भी है, और कई जगह बराबर या ज़्यादा ही होगी। इस प्रकार से अब ये जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, दोनों नाभिक के अंदर रहते हैं। और नाभिक के अंदर एक बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही एक मजबूत प्रकार का स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करता है नाभिक के अंदर, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल अत्यंत शक्तिशाली बल है और ये सदैव आकर्षण के होते हैं। आकर्षण का बल है। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इस शक्तिशाली बल के द्वारा बंधे हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं परमाणु के अंदर,
केवल ये इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे कण हैं जिनको हम परमाणु से या तो छुड़ा सकते हैं या किसी परमाणु को हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। और इसी प्रकार से जो हम किसी परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं तो वो एक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये धन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ऋण आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी की स्थिति क्या है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों का आवेश 5+5e, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, कुल आवेश अगर परमाणु में देखें तो +5e प्रोटॉन का, -5e इलेक्ट्रॉन का, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो कुल मिला के आवेश 0, यानी कि विद्युत उदासीन कण है हमारा परमाणु, विद्युत उदासीन। मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये बात आई होगी। फिर से आप इस चित्र को आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन 5 है, हर इलेक्ट्रॉन पर ऋण e आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों पर ऋण 5 ही आवेश हो गया। प्रोटॉन धनावेशित कण है तो धन 5 ही आवेश हो गया, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो इस प्रकार से कुल आवेश इसका 0 है, यानी कि परमाणु विद्युत उदासीन है। अब कल्पना कीजिए कि इसी परमाणु को मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन देने पर क्या स्थिति बनेगी? एक इलेक्ट्रॉन देने पर अब क्या हो जाएगा? कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन का आवेश तो 5 ही रहा, इलेक्ट्रॉनों का 6 ही आवेश हो गया, न्यूट्रॉन को होता नहीं आवेश, तो कुल मिला के ऋण e आवेश, यानी कि अब परमाणु पर कुल आवेश, परमाणु पर कुल आवेश, परमाणु पर कुल आवेश अब ऋण e आ गया, यानी कि ये एक ऋणायन बन गया। इसी प्रकार से अगर मैं इसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन छुड़ा लेता हूँ, तब देखिए क्या स्थिति बनती है। ये आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, नोट्स में आपको ऑडियो के जरिए भेजूंगा, अभी आप इसको केवल समझ लीजिए, और अगर नोट भी कर सकते तो वेल एंड गुड। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यदि एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से ले लें तब परमाणु पर कुल आवेश देखिए, क्योंकि प्रोटॉनों को तो हम छू नहीं सकते, मैंने कहा कि ये अत्यधिक शक्तिशाली नाभिकीय बलों से जुड़े रहते हैं, तो प्रोटॉन का आवेश तो वही रहेगा +5e, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 4 ही रह गए और न्यूट्रॉन को कोई आवेश होता नहीं, तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 1 e आवेश, और अब ये बन गया घन आयन। तो इस तरीके से किसी भी परमाणु को आवेशित करना है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ले लेने पर इलेक्ट्रॉन वो धनावेशित हो जाएगा, और दे देने पर इलेक्ट्रॉन अगर हम उसको दे दें तो वह ऋण आवेशित हो जाएगा। जब परमाणु इसी प्रकार से आवेशित हो सकता है, तो द्रव्य क्योंकि परमाणु से ही बना है, इसलिए द्रव्य भी इसी प्रकार से आवेशित होगा। तो आप समझ लीजिए कि जब हम द्रव्य को रगड़ते हैं, दो द्रव्य को रगड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को कंघी को हम बालों से रगड़ते हैं, तो बाल जो है कंघी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब वहाँ पर एक परमाणु नहीं है, बहुत सारे परमाणुओं का समुच्चय है, तो कौन सा परमाणु रगड़ते समय कांटेक्ट में आया है इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एज ए होल हम देख रहे हैं कंघी को, तो कंघी ने इलेक्ट्रॉन बालों से प्राप्त कर लिए, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन बालों से प्राप्त कर लिए, तो कंघी पर एज ए होल कितना आवेश आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऋणी, तो 5 इलेक्ट्रॉन -5e का आवेश, जहाँ e बराबर ये होता है 1.6 × 10⁻⁹ और बालों ने क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो बालों पर लूज करने वाले को धन आवेश मिलता है, तो बालों पर ठीक धन 5e आवेश आ जाता है। इसका माने आवेश रगड़ने में केवल डिसबैलेंस हो रहा है, इधर का आवेश उधर जा रहा है। अगर दोनों कंघी और बालों के आवेश को जोड़ दें तो आप पाएंगे कि कुल आवेश फिर से 0 ही है, अर्थात उनका नेट आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ा।
ये था आवेश का परमाणु मॉडल। मैंने कल भी इसको समझाया, आज फिर से इसको आपके सामने रखा है। अब मैं आपको आवेशन की विधियां, थोड़ा सा हमने कल स्टार्ट किया था कि आवेश हम कितने ढंग से दे सकते हैं। देखिए, मैंने कल 2 विधियां बताई थी। आवेशन की विधियां, आवेशित कर रहे हैं हम किसी पदार्थ को, जब हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने की विधियां भी कह सकते हैं। आवेशित करने की विधियां, पहला है घर्षण के द्वारा, घर्षण अर्थात रगड़ करके, घर्षण द्वारा, और दूसरा है प्रेरण के द्वारा। पहले हम घर्षण द्वारा पे बात करते हैं। जब हम कंघी को बालों से रगड़ते हैं तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, ये कंघी है और ये बाल है। जब हमने इनको आपस में रब किया तो बालों ने इलेक्ट्रॉन कंघी को दे दिए। ऐसा इसलिए होता है कि इन 2 पदार्थों में जब हम इनको रगड़ते हैं और ये आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन, एक पदार्थ ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनों को उन दोनों के तुलना में आकर्षित करने की ज़्यादा क्षमता रखता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाते हैं। और तो इस तरीके से एक लूज कर देता है और दूसरा गेन कर लेता है। तो क्योंकि कंघी ने इलेक्ट्रॉन, मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इस तरीके से, हर इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है, तो कंघी पर -3 आवेश आ गया। क्योंकि बालों ने -3 ही आवेश दे दिया तो बालों पर इस प्रकार से +3 ही आवेश आएगा। घर्षण करने का यही सिद्धांत है। घर्षण में जब भी आवेश आएगा वो केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि घर्षण करते समय जब हम 2 वस्तुओं को घर्षण करते हैं तो आवेश जो है केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आता है। इसी प्रकार से जब आप अंबर की छड़ को कैटस्किन से रगड़ेंगे, बिल्ली की खाल से, तो अंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन बालों से उसी प्रकार से ले लेता है, तो अंबर में ठीक उतना ही ऋणावेश आ जाता है और बालों में, बिल्ली की खाल में उतना ही धनावेश आ जाता है। जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो अक्सर इस बात का एग्जाम्पल भी दिया जाता है, ऐतिहासिक एग्जाम्पल है कि ग्लास जब रेशम से रगड़ा जाता है तो ग्लास जो है वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, रेशम को दे देता है और ग्लास पॉजिटिव बन जाता है और रेशम जो है ऋण हो जाता है। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल बात यहीं पर आएगी कि इलेक्ट्रॉन लूजर जो है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और इलेक्ट्रॉन जिसको मिलते हैं वो ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक उतना ही। तो मैं समझता हूँ कि घर्षण द्वारा किस प्रकार से हम आवेशित करेंगे। आपने इस बात में गौर किया होगा कि घर्षण में हम आवेश दे नहीं, आवेश तो उसमें ऑलरेडी है, धन और ऋण, लेकिन वो बैलेंस था, दिख नहीं रहा है। तो जब हमने एक आवेश ज़्यादा दे दिया तो आपने देखा कि दूसरा वो आवेश उभर गया दोनों के मुकाबले। तो आवेश को उभारना ही आवेशन है। मैं